ओके फ्रेंड्स, तो एक नए वीडियो के साथ कुछ करंट अफेयर्स के अच्छे पॉइंट्स फिर से डिस्कस करते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा और एंजॉय किया होगा, उसको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा और आगे भी कर लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। यहाँ हम लोग जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही प्रिसीशियस पॉइंट्स हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का कोई एंड नहीं होता है, कहाँ से शुरू है और कहाँ से ख़त्म हो रही है आप कुछ ये तय नहीं कर सकते कि बस इतना ही करंट अफेयर्स है और इतना नहीं है। बट जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, और जिस एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और सफलता पाई, उसी के आधार पे यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स लेके आता हूँ, डिस्कस करता हूँ। आने वाले एग्ज़ाम से आप देखेंगे कि इनमें से कई सारे पॉइंट्स आपके पेपर में रखे होंगे। अगर मैं ज़्यादा दावा ना करूं तो कम से कम इतना तो कह ही सकता हूं कि करंट अफेयर्स आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके मोर देन 50% क्वेश्चंस इन वीडियोस से आपको मिल जाएंगे। यस, लेट अस स्टार्ट। अभी जस्ट हाल ही में कई सारे आर्टिकल्स को जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक इंडिकेशन। तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें अभी प्राप्त हुई हैं जीआई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर पे क्वेश्चंस आते रहते हैं और कई बार पिछले 2-3 सालों के अंतर्गत आईएएस यूपीएससी प्री एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और पीसीएस एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई तरह से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सोहराई खोवर पेंटिंग। सोहराई खोवर पेंटिंग ये किस स्टेट से रिलेटेड है, इतना ही अपने आप में क्वेश्चन है। और ये अभी चर्चा में रही है, न्यूज़पेपर में रही है, सभी जगह पे इसकी खबरें रही हैं, तो पूछी भी जा सकती है, कोई अनुचित बात नहीं है ये। तो इसको अभी जीआई टैग दिया गया है और ये झारखंड की है, झारखंड राज्य से इसका वास्ता है और ये एक भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्रकला यानी कि जो मिट्टी का उपयोग करके चित्रकला प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, तो वो इसमें प्राकृतिक दर्शन आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से तेलिया रुमाल अच्छा सा इसका स्टेट है, उसके नाम से ही मिलता जुलता, दैट इज़ तेलंगाना, जो अभी कुछ 2014 में आंध्र प्रदेश से डिवाइड करके बनाया गया है। ये सूती कपड़े पर हस्त निर्मित, जिसमें नीले काले धागों से बनाई जाती है ये, और अजमेर शरीफ की दरगाह पे चढ़ाने के लिए भी तेलिया रुमाल का उपयोग करते हैं लोग, ठीक है। और जो अपने शादी समारोह और इस तरह के जो त्योहारों का भी दौर होता है, वहाँ पर भी लोग इसको तेलिया रुमाल को अपने यूज़ पे लाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चाक हाको। इसको काले चावल का ये नाम है, चाक हाको। ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, यानी कि मणिपुर राज्य पे उगाया जाता है काला चावल, और थोड़ा सा चिपचिपा होता है, सुगंधित होता है और पकने में टाइम लेता है, करीब 45 मिनट इसको लगते हैं पकने में। इसकी खीर बहुत स्वादिष्ट होती है और मणिपुर के जो तीज त्यौहार होते हैं उन पर इसको बनाया जाता है और देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। तो चाक हाको काले चावल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, लेकिन ये कुछ मणिपुर की अन्य वस्तुएं हैं, जैसे सफ़ी लाम्फी, वांकी फेई, मोइरांग फेई, ये तीनों टेक्सटाइल हैं। और एक यहाँ का कछाई नींबू जो कृषि उत्पाद है, बहुत ही फेमस है, इसको भी जीआई टैग पहले ही प्राप्त हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये अभी हाल ही में मिला हुआ है और ये पहले की चीज़ें भी जो हैं इनको जीआई टैग प्राप्त है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मणिपुर की ऐसी वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है, या निम्न में से कौन सी आर्टिकल्स या वस्तु मणिपुर राज्य से संबंध रखती है। टेराकोटा क्या है, ये एक जानते ही आप मूर्ति कला है, जिसमें हाथी, घोड़े, बकरी, कुत्ता जैसे कुछ
जानवरों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और ये गोरखपुर की फेमस मूर्तिकला है। इसको भी अभी जीआई टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर, यस, बहुत ही सुगंध के लिए फेमस होता है, स्वाद में थोड़ा सा तीखा कड़वा होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी बहुत होता है कश्मीरी केसर। इसको भी अभी हाल में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये लच्छा, मोंगरा और गुच्छी ये कश्मीरी केसर के प्रकार हैं, मतलब ये 3 तरह का कश्मीरी केसर ये पाया जाता है। ठीक है, ये उगता कहाँ है भाई साहब? ये करेवा एक तरह की उपजाऊ मिट्टी समझ लीजिए। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि झीलों के निक्षेप पर जो निक्षेप होता है, अवसादीकरण होता है, वहाँ पे ये बनती है, उसको करेवा कहते हैं और ये करेवा पे उगाया जाता है कश्मीरी केसर। तो बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 कि कौन सी वस्तु किस स्टेट से रिलेटेड है, पहला तो ये आपको दिमाग में रखना है। फिर हाल ही में इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में प्राप्त जीआई टैग में से कौन सी वस्तुएं शामिल हैं? सोहराई खोर पेंटिंग, तेलिया रुमाल, चाको हॉक, टेराकोटा, कश्मीरी केसर, यस, ये सभी शामिल हैं, हाल ही में प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, या इनमें से कोई एक हटा देगा, मान लीजिए कि ये 3 रख दे और चौथा कर दे कि कछाई नींबू, तो कछाई नींबू को तो पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो हाल में तो नहीं प्राप्त हुआ, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? कछाई नींबू, उसको पहले ही प्राप्त हो चुका है। ठीक है, या कुछ और भी लिखा जा सकता है, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्किम, यस, सिक्किम, हाल ही में सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया, 45वां स्थापना दिवस मनाया। इट मीन्स ये 16 मई 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के तौर पे पिक्चर में आया। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अगर सिक्किम की अभी चर्चा हो रही है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ, मतलब कि 22वें राज्य के रूप में। ये भी आपको याद रखना है, कब भारतीय संघ में शामिल किया गया? 16 मई 1975 को शामिल किया गया। हाल ही में सिक्किम में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 45वां स्थापना दिवस मनाया। मैं जिन जिन पॉइंट के ऊपर आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उन पॉइंट को आपको ध्यान पे रखना है। बात तो सिंपल सी है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसी स्टेटमेंट में 3-4 क्वेश्चंस आपके घुसे हुए हैं। अगर आप गौर से पढ़ लेंगे, एक बार दिमाग में बैठा लेंगे, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, आप उन सभी के आंसर्स टिक करके आएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जब भी पढ़ें, नाक कान आँख खोल करके पढ़ें और किसी भी पॉइंट से संबंधित सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए पढ़ें। थर्ड पॉइंट है सिविल सेवा दिवस 2020, यस, अभी मनाया गया सिविल सेवा दिवस 2020। किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। डेट भी पूछी जा सकती है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को मनाने का क्या रीज़न रहा है? जब वो फर्स्ट टाइम 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिल्ली के मेडकॉफ हाउस में प्रथम प्रोबेनरी ऑफिसर्स की एक सभा को संबोधित किया था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, यूपीएससी द्वारा चुने हुए जो अधिकारी वर्ग है, ये भारत का स्टील फ्रेम है। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है और हमारे आईएएस नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। इवन आप पीसीएस और सारे यूपीएससी अधिकारी को इसमें मिला सकते हैं। तो इस भारत का स्टील फ्रेम, ये जो टैग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया, इस टैग को एक आइकन मानते हुए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाए जाने की प्रथा तब से चल रही है, राइट। चौथा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुरेश एन पटेल हुआ, सुरेश एन पटेल, एस, अभी हाल ही में इनको भारतीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जब आप सतर्कता आयोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, भारतीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। तो इसकी नियुक्ति एक तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं, उसके लिए एक समिति है, वो समिति जिन व्यक्ति को नामित करती है उन व्यक्ति को राष्ट्रपति उठा के नियुक्त कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक पावर है इनके नियुक्ति की को किसके पास है,
वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के पास है। इस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और होम मिनिस्टर यानी कि हमारे गृह मंत्री। तो ये 3 लोगों की मिलकर जो समिति बनती है, उस समिति के द्वारा चयनित व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, आपका यूपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारतीय सतर्कता आयुक्त की चयन समिति में निम्न में से कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। इस तरह से कई सारे आपको 4-5 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, फिर उसमें नीचे बना दिया जाएगा 1 2 3 2 3 4 4 5 3। इस तरह से उसमें जो सही होगा आपको टिक करना होगा। इट मीन्स आपको अगर ये पता है कि कौन से 3 लोग उस समिति के सदस्य होते हैं, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, यू हैव टू क्रैक इट। ओके, 1 + 2 व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स एक हमारे पास मुख्य सतर्कता आयुक्त हो गए और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। यानी कि ये एक सदस्यीय बॉडी नहीं है, बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकाल क्या होता है? या तो 4 वर्ष या उनकी मैक्सिमम 65 ईयर्स तक की एज। ओके, संथानम समिति जो कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन पर, जो कि 1962-64 पे समिति का गठन किया गया था, उसके रिकमेंडेशन पे भारतीय सतर्कता आयोग को गठित किया गया और तब से ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए, समिति किसके अनुशंसा पर ये आयोग लाया गया और किस लिए लाया गया और एज क्या होती, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामित्व योजना। कुछ योजनाएं देख लेते हैं। ये योजनाएं अक्सर पूछी जाती हैं कि फला योजना किस राज्य ने चलाया, फला योजना का क्या उद्देश्य था, फला योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, फला योजना में राज्य और केंद्र का कितना कंट्रीब्यूशन है, वगैरह वगैरह। इस तरह से अनेक बार अनेकों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी पॉइंट को हम लोग लेकर के कुछ देखते हैं। पहली है स्वामित्व योजना। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की पहल है ये, और ये क्यों लाई गई, इसका उद्देश्य क्या है कि नॉर्मली क्या है कि जो हमारे भारत के गांव हैं, जो भारत की आत्मा है, उस गांव में जो आवासीय जगह होती है उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लोगों के पास उनका कोई स्वामित्व नहीं है। जिस जगह पे जो अपना घर बना के रह रहा है वो उसका जगह मान ली गई। तो इसी को दस्तावेजी अभिलेख उस पर बनाने के लिए लोगों को ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज अधिकार प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना अभी हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने, पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च करी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गरुड़ पोर्टल। देखिए अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारा ये कोविड-19 पैंडेमिक का दौर चल रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। केस थमने का नाम नहीं ले रहे। हम भारत में, विश्व में दूसरे नंबर पे भारत आ गया है संक्रमितों की संख्या के आधार पे, और लगातार ये बढ़ रहा है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो कोविड-19 से बचाव के तौर तरीके सोशल मीडिया, भारत सरकार और न्यूज़ चैनल मीडिया के द्वारा आप तक पहुँच रहे हैं, उनका पूर्णतः पालन कीजिए। कम से कम घर से बाहर निकलिए, हमारे वीडियोस घर पे बैठ के देखिए, तैयारी करिए और लोगों से मिनिमम कांटेक्ट में रखिए, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए। तो जो गरुड़ पोर्टल है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है कि कोविड-19 के दौरान जो राज्य की एजेंसियां हैं, जो कोविड के रोकथाम संबंधी कार्यों को संपादित करती हैं, उनको कई बार ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ती है, ड्रोन्स के संचालन की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्रोन्स के संचालन में उन राज्य की संस्थाओं की मदद हो सके, उनको दिशा निर्देश प्राप्त हो सकें, इस
के लिए गरुड़ पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। गरुड़ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ओके। संयम, यस, ये क्या है संयम? पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या है ये? ये एक ऐप है जो कोविड-19 के संभावित संक्रमित लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है, उन होम क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने संयम ऐप लॉन्च किया है। और कैसे ट्रैक करता है? जिन लोगों को होम में क्वारंटाइन कर रखा है उनको कहा यह गया है कि आप मिनिमम घर से बाहर निकलें, मैक्सिमम टाइम घर पर ही रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पे ही बिताएं। इसमें 3 तरह की कलर कोडिंग दी गई है, रेड, येलो और ग्रीन। अगर कोई संभावित संक्रमित जो होम क्वारंटाइन है, घर से बहुत दूर काफ़ी समय के लिए निकल गया, तो जो स्थानीय प्रशासन है उसके पास उसकी सूचना रेड कोडिंग के तौर पे जाती है। थोड़ी देर के लिए गया बाहर, घर से ज़्यादा दूर नहीं गया, तो उसके लिए वो येलो कोडिंग जाएगी सूचना में, और घर पे ही है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो ग्रीन कोडिंग जाएगी। तो ये भी एक अच्छा स्टेप रहा कि लोगों को कैसे ट्रैक किया जाए कि लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स और रेगुलेशंस की नहीं। संयम हो गया। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आप्त मित्र हेल्पलाइन। आप्त, आ आधा पा और ता, आप्त मित्र हेल्पलाइन कर्नाटक सरकार का इनिशिएटिव रहा है ये, और इसका लक्ष्य रहा है कि कोविड-19 के दौरान लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश बताने के लिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई। ठीक है, तो ये जितने भी इनिशिएटिव हैं इनमें से इस तरह के क्वेश्चन बनने ही हैं कि फला इनिशिएटिव किस एजेंसी द्वारा, किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, इस पर भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप्त मित्र हेल्पलाइन किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो दैट इज़ द कर्नाटक स्टेट। ओके। नेक्स्ट एक योजना है सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान। सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी कोरोना पेंडेमिक शुरू होते ही और उसके बाद ये जो प्रवासी मज़दूरों का स्वघर या स्व स्टेट की ओर जो पलायन हुआ है, तो वहाँ तो वो काम पे लगे थे, अब वहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ पे अचानक उनको काम कैसे मिले, कौन उनको काम दे। तो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों का ये प्रयास हुआ कि जो एक कालजयी योजना भारत सरकार की चल रही है मनरेगा, उसके तहत बहुत सारे काम नए नए शुरू कराए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके और इस महामारी के दौर में, कठिन वक्त में लोग अपनी आजीविका को चलाने में थोड़ा बहुत सक्षम हो सकें। तो उसी के मद्देनज़र गुजरात सरकार ने इस अभियान को शुरू किया हुआ है। गुजरात सरकार ने, और क्या कर रही है गुजरात सरकार इसके तहत कि झीलों, नदियों, तालाबों की साफ़ सफाई करा रही है और उनको गहरा बना रही है ताकि साफ़ सफाई भी हो जाए, गहरे भी हो जाएं, तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। और इसके साथ ही वर्षा का समय चल ही रहा है, आने वाला है, तो जो वर्षा हो, ज़्यादा जल का संचयन हो, भूमिगत जो जल है वहाँ पे स्तर को उसको बढ़ाने पे मदद मिल सके। नेक्स्ट है आयुष कवच एप्लीकेशन। यस, ये मेरी प्रिय उत्तर प्रदेश सरकार का ऐप है। क्या करते थे हम लोग इस आयुष कवच एप्लीकेशन को कि लोगों को, नॉर्मली मेरा विभाग का मेरे कांटेक्ट व्यापारियों से रहता है, तो हम उनसे कहते थे कि भाई ये सारे ऐप जो है आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए, आप अपने कस्टमर्स को डाउनलोड कराइए, आम लोगों को डाउनलोड कराइए। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश हैं, ज़रूरी कदम से उठाए जाने हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, वो सारे बिंदु की ज़रूरी जानकारी इस ऐप में दी गई है ताकि लोगों को अगर कोरोना इफ़ेक्ट भी करता है तो कम से कम उसका प्रभाव हो। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 पॉइंट डिस्कस किए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, तो मैं तो कहूँगा कि सभी बराबर प्रायोरिटी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, इन सब को बिल्कुल घोंट के पी जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप अपनी करंट अफेयर्स की मोर देन 60% तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मैं फ्री का पॉइंट ले करके आपका टाइम और अपना टाइम डिस्कस बेकार नहीं करूँगा। मुझे भी पता है कि आपका भी टाइम कितना कीमती है, और ना ही इधर उधर की चीज़ें यहाँ पे ला करके मैं आपका माइंड डाइवर्ट करूँगा। वही चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखी जाएंगी जो आने वाले आपके 1 डे एग्ज़ाम या स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।